लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज मैं आपको विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतिम कड़ी में 4 जिलों के 23 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव मैदान में डटे 283 प्रत्याशियों के बारे में जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं आपको पहले चरण और दूसरे चरण की समेकित रिपोर्टिंग भी देना चाहता हूं, ताकि आप समझ सकें बिहार के चुनाव में एजेंडे कहाँ थे, कहाँ चले गए। सबसे पहले मैं दूसरे चरण के अंतिम दिन जो कल चुनाव प्रचार बंद हुआ है, उसमें जो नेताओं के बोल बिगड़े उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की थी, बिहार में जो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए और जो चुनाव के मुद्दे नहीं बन सके हैं, जो आम जनता की मुद्दा है, उसमें पलायन है, लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की यात्रा करते हैं। वहीं यहाँ उद्योग धंधा नाम की चीज़ नहीं है और बाढ़ से व्यापक इलाके में तबाही होती है। इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं हो सका है। और यह जो बाढ़ का अस्थायी समस्या का समाधान होना है, यह निर्भर करता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते से, जो भारत सरकार को करनी है, नेपाल के साथ करना है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। तो कुल मिला के यदि आप देखें, जो क्या यह मुद्दा नेताओं के लिए बन सका? बिल्कुल शुरू तो हुआ था विकास के मुद्दे पर। तेजस्वी यादव ने कहा था जो माई बहन योजना और महिलाओं को मकर संक्रांति के मौके पर 30,000 रुपये देना समेत करोड़ों लोगों को, यानी घर घर लोगों की सरकारी नौकरी और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन दूसरी ओर इन्होंने दूसरे चरण में आते आते फिर आरक्षण के मुद्दे पर आ गए। वहीं भाजपा नेताओं को यह लगा जो हो सकता है मुस्लिम का इलाका है या आरजेडी के लिए ज़्यादा लाभकारी होगा, उन्होंने तुरंत अपना पैतरा बदलते हुए घुसपैठ को मुद्दा बना दिया। हिंदू मुस्लिम की बातें होने लगी। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, उन्होंने तो इतना कह दिया कि पंचर बनाने वालों के यदि आप मौका दिए तो विकास को पंचर कर देगा। आमतौर पर पंचर बनाने वाले की श्रेणी में मुसलमान युवा आते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के बयान से यह कहा जाए तो यह पूरे के पूरे मुस्लिम के साथ तमाम जो गरीब होते हैं वो एजेंडे में आ गए हैं। तो दूसरी ओर यदि देखते हैं, प्रधानमंत्री बिहार की भाषा कहें या दबंगई की भाषा कहें, तो विपक्ष के नाम से उन्होंने कट्टा, सिक्सर और पता नहीं अन्य बातों जो एक चुनाव का एजेंडा नहीं होना चाहिए, वैसे मुद्दों को उन्होंने उठाया। और इसी तरह से सोशल मीडिया पर भी ऐसी बातें छाई रही। सोशल मीडिया की यदि बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से जातीय गीतों का जो प्रदर्शन होता है उस पर किया गया। और कई गीतों में ऐसा है कि हम बनेंगे रंगदार, तो इस तरह की बात जो सोशल मीडिया पर था उसे हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी उठा लिया। अब मैं बिहार के चुनाव को यूपी से जोड़कर देखना चाहता हूँ। तो जिस तरह से यूपी के नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दौरा किया है, जिस तरह से उन्होंने बिहार में प्रचार प्रसार किया है, इससे यही लग रहा था जो बिहार विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल है। शायद 2027 में यूपी में होने वाला चुनाव फाइनल चुनाव होगा। इसीलिए ही योगी आदित्यनाथ की लगातार सभाएं हुई। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लगातार सभाएं हुई। इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका यात्रा हुआ यहाँ। और इमरान प्रतापगढ़ी जो समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं, वो बिहार का दौरा किए। सीमांचल में AIMIM के ओवैसी साहब लगातार यात्रा कर एक अपने दल के लिए एक अलग कौन बनाने की कोशिश किया। हालांकि यह पता नहीं कौन बनेगा या नहीं बनेगा, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय हुआ कि विकास की बातें छोड़कर नेताओं के बोल में सांप्रदायिकता, जाति, धर्म और पंचर बनाने वाले से लेकर पता नहीं ऐसी बातें की गई। या कहें कि 20 साल पहले की जंगल राज एजेंडा बनता दिखने लगा और फिर विकास की चर्चा को छोड़कर जो अन्य एजेंडे होते हैं, अपराध आदि बनने लगे। हालांकि अपराध बिहार में एजेंडा है, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बात बताने के बजाय जो वर्तमान विपक्ष में है उनके निशाना बनाया जाने लगा। तो यदि हम इन नेताओं के दौरा के बारे में जानकारी करें तो प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव में कल तक 14 सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने 14 सभा को संबोधित किया।
तो उसी तरह से अखिलेश यादव ने कुल 67 सभा को संबोधित किया, तेजस्वी यादव ने 155 सभा को संबोधित किया, तो राजनाथ सिंह ने 21 जनसभा को संबोधित किया। इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने 33 जनसभा को संबोधित किए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा बीजेपी के, वो 15 सभा को संबोधित किए। वहीं कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने 13 सभा को और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 जनसभा को संबोधित किए। तो इस तरह से देख सकते हैं एक तरह से नेताओं की कारपेटिंग हो गई। और हद तो यह थी जो अंतिम 4 दिन जो इस दूसरे चरण का प्रचार अभियान था, उसमें 82 हेलीकॉप्टर बिहार के आसमान में घूमते नजर आया। 300 घंटे तक इस 82 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरा है। उसमें तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है सबसे अधिक 53 घंटे की सभा उन्होंने की। यदि हम प्रत्याशी के आधार पर यदि देखें तो बहुजन समाजवादी पार्टी 180 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी है, तो जनता के 231 विधानसभा सीट में प्रत्याशी थे, तो आरजेडी के 140, जदयू के 101, बीजेपी के 101, तो कांग्रेस के 60 हैं और लोजपा रामविलास के 28 हैं। और यदि इस तरह से देखें तो अन्य जो सीपीआई के 6 हैं, सीपीएम के 4 हैं और सीपीआईएमएल के 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो कुल मिला के इतने प्रत्याशी हैं, 243 विधानसभा सीट के लिए चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। और अंतिम चरण का कल मतदान होना है। इस मतदान में जनता तय करेगी कि मतदान किसके पक्ष में करना है और किसे इस बिहार की गद्दी को सौंपना है। अब मैं चलता हूं आपको दूसरे चरण के 4 जिले, जो मैंने कहा था यह अंतिम कड़ी के 4 जिले हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। यह जिला है भागलपुर, बांका, कैमूर और रोहतास। भागलपुर के 7 विधानसभा सीट, बांका के 5, कैमूर के 4 और रोहतास के 7 विधान सीट पर, यानी 23 कुल विधानसभा की सीट पर 283 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। और इनके लिए आपको कुल 69,83,271 मतदाता मतदान करेंगे। तो इन जो 4 जिले हैं इसमें भी कई दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें जमा खान है जदयू के, जो रोहतास के इलाके से आते हैं, और जयंत राज जो भागलपुर के अमरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जदयू के प्रत्याशी हैं। इनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं यदि रोहतास तरफ चले तो काराकाट से भाकपा माले के अरुण सिंह, जो उसके पोलिट ब्यूरो सदस्य हैं भाकपा माले के, वो चुनाव मैदान में है। इनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। अब जनता तय करेगी कि इनकी प्रतिष्ठा वो बचाती है, किसकी प्रतिष्ठा को वो नहीं बचाती है। अब यह तो 14 तारीख की मतगणना में पता चलेगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं इस चुनाव यात्रा के समापन के बाद अगले दिन किसी नए एजेंडे, नए मुद्दे, नई खबर के साथ आप के सामने होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.